हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। जल्दी से हो जाइए सभी बच्चे कनेक्ट। आज हमारी ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की एसएसटी की क्लास होने जा रही है स्टार्ट। प्रीवियस वीडियोस को अगर किसी बच्चे ने वॉच नहीं किया है तो वो जा कर के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को वॉच कर सकता है। ठीक है, अभी तक हम 50 तक के क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं और 50 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। क्लियर सभी को? और अभी तक अगर किसी ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। और अगर कुछ बच्चे नए कनेक्ट हुए हैं तो भाई लाइक शेयर कर दो, सभी दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी देखो मैंने आपका 2 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करा दिया है, कंप्यूटर का और बाल विकास का। ठीक है, उनको प्लेलिस्ट में जाके वॉच कीजिए, उनका रिवीजन लगाइए। बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी क्लासेस चल रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट मैं आपको कराऊंगी कवर। राजन की हमारी सीरीज़ चल रही है जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। 90+ स्कोर आपका यहीं से हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं इसकी तो। क्लियर? बिल्कुल, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 90+ स्कोर आपका बिल्कुल होगा। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन है हमारा 51, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो अक्षांश और देशांतर में आपको बताया है पहले भी, कुछ रेखाएं जो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार बनी होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं इस तरीके से होती हैं ग्लोब पर, खड़ी रेखाएं। ठीक है, और जो पड़ी रेखाएं होती हैं ओरिजोनटल, इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। क्लियर सभी को? इसी प्रकार कुछ रेखाएं, देखो इसमें लिखा है कि पूर्व से पश्चिम या पड़ी रेखाएं बनती हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन्हीं रेखाओं की मदद से हम पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों की उचित स्थिति को बताते हैं। जैसे कि आप अपने गांव के नक्शे में अपने खेत की स्थिति या फिर सीमा के नक्शे को बनाकर नक्शे पर बनी रेखाओं की मदद से जानते हैं। अगर ग्लोब और मानचित्र पर ये रेखाएं ना बनाई जाए तो हम पृथ्वी पर स्थित स्थानों की स्थिति का सही स्थिति को नहीं बता पाएंगे। क्लियर सभी को अक्षांश देशांतर? अगर क्लियर है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए सभी लोग, सभी कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्लास अच्छी लग रही है तो भी कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 52, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? उल्लेख कीजिए। अब देखो मौर्य साम्राज्य का जो साम्राज्य का पतन हुआ था वो निम्नलिखित कारणों से हुआ था। सबसे पहला तो ये था कि मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया था। ठीक है, 2 भागों में हुआ था। कौन कौन से भाग थे वो? पूर्वी और पश्चिमी भाग। इससे क्या हुआ? साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया था। नेक्स्ट है फिर कमज़ोर उत्तराधिकारी। जो वहाँ के उत्तराधिकारी हुआ करते थे वो क्या हो गए थे? कमज़ोर हो गए थे। और जब उत्तराधिकारी ही कमज़ोर हो जाएगा तो साम्राज्य की नींव कैसी हो जाएगी, उसका फाउंडेशन कैसा हो जाएगा? वो भी स्ट्रोंग नहीं रहेगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है फिर अशोक का उत्तरदायित्व। अशोक ने हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था और अहिंसा की नीति भी मौर्य समाज के पतन का कारण बनी। क्लियर? फोर्थ है फिर पशु बलि और यज्ञों पर प्रतिबंध लगाने से ब्राह्मणों की आय प्रभावित हुई थी, फलतः उन्होंने विरोध कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मौर्य अर्थव्यवस्था के दबाव के कारण भी राष्ट्र का पतन हुआ था। यहाँ तक क्लियर सभी को? अगर क्लियर है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, फीडबैक ज़रूर दिया करिए आप लोग, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, भारत की जलवायु के बारे में लिखिए। यहाँ से मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं? भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखो वैसे तो काफ़ी लंबा आंसर इसका दिया है, लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा पहले भी बताती आई हूँ, कभी भी आपको इतना लंबा आंसर नहीं देना है बिल्कुल भी। ठीक है, 2 पेज का आंसर आपका इसमें दिया है और मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का होता है क्वेश्चन। तो आप भी एक बात बताइए, 2 मार्क्स के लिए आप 2 पेज बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक है, हाल तो इतना बड़ा क्वेश्चन आपका आएगा ही नहीं, आने के कम चांसेस हैं। अगर आ भी जाता है तो आप इसमें से, इस थ्योरी में से थोड़ा थोड़ा छाट के लिख सकते हैं। क्लियर?
दो पेज आपको बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 मार्क्स के लिए 6 से 7 लाइन बिल्कुल इनफ हो जाती है, इससे ज़्यादा बिल्कुल बेवकूफ़ी है लिखना। क्लियर? बिल्कुल, आप लिखेंगे भी तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 2 मार्क्स ही मिलने हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि भारत की जलवायु के बारे में क्या कहा है। एक तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल, जो मध्य एशिया में जाड़े और गर्मी के महीनों में उत्पन्न होने वाले असाधारण वायुदाब का प्रत्यक्ष परिणाम है। लगभग संपूर्ण भारत में मानसून की ऋतुलय इतनी सुस्पष्ट है कि जिसमें वर्ष को विभिन्न ऋतुओं में विभाजित किया गया है। मानसून पवनें वे हैं जो समय समय पर अपनी दिशा पूर्ण तरीके से बदल लेती हैं। ठीक है, इसी के फलस्वरूप ऋतुओं का चक्र चलता रहता है। सामान्यतः भारत में 6 महीने तक समुद्री और 6 महीने तक स्थलीय पवनें चलती हैं। मानसूनी विभिन्नता के आधार पर वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। सबसे पहला है उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतुएं। अब देखो इसमें क्या बोला गया है। शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु कब से स्टार्ट होती है? दिसंबर से, ठीक है, और फरवरी तक रहती है। इस ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। जनवरी में केरल और दक्षिण तमिलनाडु के क्षेत्रों में तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तरी मैदान में तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ऋतु में विशेषकर स्वच्छ आकाश, निम्न तापमान, आर्द्रता, मंद समय मतलब हवा, ठीक है, वर्ष रहित सुहावना मौसम होता है। इस मौसम में भूमध्य सागर क्षेत्रों से उत्पन्न विक्षोभों के आने से उत्तरी भारत में हल्की वर्षा होती है। शीत ऋतु में इन्हीं विक्षोभों के कारण कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात भी होता है। इन विक्षोभों से गुजरने के बाद प्राय शीतलहरें आती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हैं। पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है। सर्दियों की यह वर्षा जो है वो रबी फसल के लिए उपयोगी होती है। रबी फसल कौन कौन सी होती हैं भाई? 2 तरह की फसलें होती हैं, रबी और खरीफ की फसलें, है ना। तो रबी फसलें होती हैं जैसे कि हमारा गेहूं है, जो है ये होती हैं हमारी रबी की फसलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर ग्रीष्म ऋतु। ये कब होती है? मार्च से लेकर मई तक होती हैं। दोनों माह में उच्चतम तापमान निम्न स्थानों पर होता है। मार्च में होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड दक्कन पठार पर, और अप्रैल में होता है 38 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक गुजरात और मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मई की अगर बात करें तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड देश के उत्तर पश्चिमी भाग में होता है। इस प्रकार ऊंचे तापमान के कारण छोटा नागपुर से थार राजस्थान तक निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र की चारों तरफ आर्द्र पवनें खींचती हैं, जिससे स्थानीय प्रबल तूफान उठते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है और क्या होता है? ओले गिरते हैं। इस ऋतु में तापमान बढ़ने के कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण उत्तर की ओर धीरे धीरे खिसकने लगता है। जुलाई में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को पार कर जाता है। मानसून के आने से पहले महाराष्ट्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र प्रदेश में वर्षा होती है, जिसे मैंगो शावर बोलते हैं। केरल में फूलों की बौछार और कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कही जाती है ये, ठीक है, क्योंकि इस वर्षा से कहवा होती है कॉफ़ी। उत्पन्न होने वाले क्षेत्रों में फूल खिलने लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में सायकालीन गरज के साथ जो वर्षा होती है उसे काल वैसाखी, वैसाख के नाम से, वैसाख के महीने की विपत्ति या फिर नॉर वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतुएं। एक तो होती है वर्षा ऋतु। उत्तर पश्चिम के मैदानों पर ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न दाब क्षेत्र जिनसे सितंबर तक अधिक तेज होता है। इस कारण दक्षिणी पूर्व सन्मार्गी पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध में मकर व्रत की तरफ विषुवत रेखा की और मूलतः समुद्र के ऊपर चलती हैं, उत्तर भारत के इस निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकर्षित होती है। आर्द्रता से भरी पवनें दक्षिणी और दक्षिण पूर्व के विशिष्ट आकार के कारण 3 भागों में बांटी जाती है: अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी, मलेशिया और दक्षिणी सागर की शाखा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है देखो इसमें, ठीक है भाई। काफ़ी लंबा आंसर है, इतना लंबा आंसर आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, मैं आपको बस पढ़ के सुना देती हूँ कि इसमें कहा क्या क्या है। अब बात है आगे, इसमें बोला है कि मानसून की अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर वहाँ भारी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद दक्कन प्रदेश, मध्य प्रदेश में पहुँचकर बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाता है। ठीक है, अरब सागर की मानसून की शाखा का दूसरा भाग सौराष्ट्र और कच्छ के तटों को पार करके पश्चिमी स्थान और अरावली के ऊपर से होकर पंजाब और हरियाणा में पहुंचता है। देखो जितनी भी थ्योरी लिखी है मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको ध्यान से देख लो, वीडियो पॉज कर करके आप इसको ढंग से पढ़ लेना। क्लियर भाई सभी को? बिल्कुल, इतना लंबा आंसर लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस भी कम ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 54। गीजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है?
तो जो पिरामिड है वो सिंधु वासियों की तरह ही मिस्र वासियों ने भी कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर ली है। ठीक है, मिस्र के कारीगर हैं उनकी सबसे आश्चर्यजनक कृत्य क्या है? पिरामिड। पिरामिड पत्थरों के बने बहुत ऊंचे होते हैं जो सम्राटों के शवों को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो पिरामिड है वो गीजे का पिरामिड भी इसको बोला जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखो क्या क्या हैं। सबसे पहला तो है कि इसमें 23 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया है। दूसरा, इस एक पत्थर का वजन 2.5 टन का है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो 2650 ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। फिर है पिरामिड की ऊंचाई है 140.61 मीटर और धरातल पर हर भुजा की लंबाई है 230.2 मीटर। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार इसके कौन है? हेरोडोटस के अनुसार इस पिरामिड को बनाने में लगभग 3 लाख आदमियों ने 20 साल तक काम किया। ठीक है, और इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के। नेक्स्ट है फिर पिरामिड के नीचे पृथ्वी पर बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। इनमें से एक कमरे में सम्राट पैर और खासकर शव रखा गया है। पिरामिड के ऊपरी भाग में नरसिंह सिम्फस की विशाल और भव्य मूर्ति बनी हुई है। यह पिरामिड प्राचीन संसार की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में जाना जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55। त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? किनसे संबंधित होते हैं? देखो, त्रिरत्न होते हैं जैन धर्म के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। क्लियर? और अब इसमें आगे पूछा है कि त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? ये दुख निरोध मार्ग है। ठीक है, इसको इस प्रकार बताया गया है कि सम्यक दृष्टि मतलब कि 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक वचन हमेशा सच बोलना, थर्ड है फिर सम्यक संकल्प, हिंसा द्वेष रागवास दुर्भावना का त्याग करना, सम्यक कर्म होते हैं विषय वासना से रहित कार्य करना, सम्यक जीविका पूरी ईमानदारी से धन उपार्जन करना, ये नहीं कि कोई गलत काम करके आप लोग कमाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है फिर सम्यक व्यवहार, शुद्ध विचार ग्रहण करना, सम्यक स्मृति मन वचन और कर्म की प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना, और 8th है हमारा सम्यक समाधि अर्थात एक चित्त की एकाग्रता। ठीक है, अपने मन को एकाग्र करके काम करना। देखो, अगर किसी बच्चे को मेरे पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा या कम लग रही है तो वो अपने वीडियो की स्पीड ज़्यादा कम कर सकता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सभी बच्चे जो है उसको करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैं तो इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ आपका सिलेबस ताकि टाइमली कवर हो सके और आप लोग मल्टीपल रिवीजन लगा सकें इस चीज़ का। 10 बुक को पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, बल्कि एक बुक को 10 बार पढ़ना सबसे अच्छी बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह क्या होता है? हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रह है। बिल्कुल, यह दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर होती है। आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट आती है तो बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं होता, और यदि सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो अधिक ठंड के कारण भी कोई जीवधारी वहाँ पर नहीं होता है। क्लियर? तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है? जीवन है। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं हैं यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, तो इस दृष्टि से हमारी जो पृथ्वी है सौरमंडल में अनोखी है। पृथ्वी पर जल की मात्रा भी अधिक है, इस कारण अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। क्लियर यहाँ तक सभी को? अगर क्लियर है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 57। चंद्र ग्रहण की स्थिति का चित्र बनाइए। अब देखो, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, सूरज और चांद के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी पूर्णिमा के दिन, तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी की छाया में छुप जाता है। क्या होता है चंद्र ग्रहण में? पृथ्वी की छाया तो पड़ती है चंद्रमा पर, ठीक है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की छाया में जाता है छुप। क्लियर? तो सूरज के और चांद के बीच में क्या आ जाती है? इसमें पृथ्वी आ जाती है। इस तरीके से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर और आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 58। यातायात के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? अब देखो, यातायात के नियमों से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। सबसे पहला कि सड़कों पर भारी यातायात के कारण आज प्रतिदिन हृदय विदारक दुर्घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, इसलिए यातायात के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी कोई व्हीकल चलाते हैं तो पूरे नियमों का पालन कीजिए। आपका जीवन बहुमूल्य है, उसकी सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। सड़क पर चलने के सामान्य नियम देखो क्या क्या है। सबसे पहला तो सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, लेफ्ट साइड में। क्लियर? फिर दूसरा क्या नियम है? सड़क पर यातायात नियंत्रण के लिए हरी, पीली और लाल बत्तियों का ध्यान रखो। हरी बत्ती का संकेत मिलने पर ही चलो। क्लियर? नेक्स्ट है फिर सड़क तभी पार करनी चाहिए, तभी क्रॉस करनी चाहिए जब हरी बत्ती जल जाए। जहाँ तक हो सके उसी स्थान से पार करो जहाँ
सड़क पर पद यात्रियों हेतु जेब्रा क्रॉसिंग होती है ना, वहीं से आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। अगर कोशिश हो सके तो पूरा रूल फॉलो कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट है 4, जहाँ सड़क के दोनों ओर फुटपाथ बने होते हैं पैदल चलने के लिए उनका यूज़ करना चाहिए फुटपाथ का। क्लियर है सभी को यहाँ तक। और लास्ट है हमारा कि सड़क पर अगर लाल बत्ती नहीं लगी है तो यातायात पुलिस कर्मचारी निर्देश कर रहा है तो उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तब हमें सपोर्ट मिलती है, तभी हम लोग भी आपके लिए डबल मेहनत करते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 59, यातायात के साधन किसे कहते हैं। तो यातायात के साधन आपको पता ही है, बिल्कुल सिंपल, साइकिल, रिक्शा, ऑटो, ट्रैक्टर, बस, ट्रेन, टेम्पो आदि क्या होते हैं यातायात के साधन। ये सभी वातावरण, यहाँ वातावरण लिखा है ना, ये यातायात आएगा यहाँ पे, इसको सही कर लेना। यातायात के साधन कहलाते हैं जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति या वस्तु को आवागमन होता है, ट्रांसफ़र होता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, यातायात के साधन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को भाई। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, प्रमुख यातायात संकेतों के बारे में लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पुटअप किए जाते हैं। देखो इस तरह का जो सिंबल होगा ये रूखी सड़क का है, बाएं मोड़ है तो लेफ्ट साइड में ऐसे मुड़ जाते हैं हम। नो पार्किंग का कभी कभी इस तरीके से भी लगा होता है, ठीक है, नो पार्किंग, यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। टेढ़ा मेढ़ा मोड़ जो होता है, टेढ़ा मोड़ जो है दाएँ दिखाता है, ये स्कूल का है, ये दिशा वाहन का है, ठीक है, एरो जो दिखाया गया है आपको। नेक्स्ट है फिर ये टेढ़ा मेढ़ा मोड़ है ही बाएं, फिर ये पार्किंग का है, गाड़ी खड़ी करने का स्थान है ये। नेक्स्ट है फिर स्लो टू एक्सेस ओवर 6 टन, ये 6 टन से भी भारी धुरियाँ हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फिर खड़ी पहाड़ी, खड़ी पहाड़ी का सिंबल ये होता है, वेट अ सेकेंड, इस तरीके का, ठीक है। दूसरी गाड़ी से आगे निकलना वर्जित है, जैसे कि ओवरटेक करके आप लोग निकल जाते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं तो उससे एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है, ऐसा कभी मत करना। नेक्स्ट है फिर ये लेवल क्रॉसिंग का है, इस तरीके से आरक्षित है ये हेयर पिन मोड़ है, बाएं मुड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दाएं मोड़ आपको पता ही है, दाएं मोड़ इस तरीके से होता है, बाएं इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये चाल की होती है सीमा। चलिए कि इस मतलब इस स्पीड से आपको चलना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव करने से पहले ही समझ लो, ये जो सिंबल्स आपको दिए गए हैं वेरी शॉर्ट में भी ये सिंबल देकर पूछे जाते हैं कि ये सिंबल पर्टिकुलर सिंबल किस चीज़ का है। क्लियर। हाँ तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि आप तभी बता पाएंगे जब इस सिंबल की अच्छे से पहचान कर लेंगे। क्लियर है सभी को। तो आज हम यहीं तक के 60 तक के क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। क्लियर। सभी बच्चों को समझ आ रहा है भाई। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दिया करिए, तभी हम लोगों को भी पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 61 से हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि उनको जाके वॉच कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वो, ठीक है। और उनका मल्टीपल रिविज़न लगाइए, बार बार रिवीजन करेंगे तभी जाके आपके माइंड में चीज़ें स्टेबल होंगी, एक बार पढ़ने से नहीं होता है। क्लियर सभी को। चलिए भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच।